गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर जो है आगे बढ़ाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रिलेशन बिटवीन द टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ। आज हम जो लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, उसमें हम आज देखेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम जो देखने वाले हैं कि वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हम एक तरह से हेडिंग लिखेंगे। ये आपके सामने एक शीट पड़ी हुई है, इसी को एक्सप्लेन करते हुए मैं आपका टॉपिक क्लियर करूँगा। तो यहाँ पे देखो, अब लिखा हुआ है कि अगर आप जो हमारा टॉपिक है फैक्टर ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड, तो मेनली ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो है, देखो लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ द सेल्स। इसका क्या मतलब है कि जैसे हमने आपको बताया था कि अगर ये सेल होगा और इसके बीच में जो इलेक्ट्रोड होंगे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है करंट के पाथ में, करंट को फ्लो करने में जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है उसी को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला फैक्टर है, लिखा हुआ है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। यदि आप समझने की कोशिश करो कि यदि ये इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अगर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो जो करंट फ्लो होगी उसके पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। जितना ही आप इसको दूर दूर कर दोगे उतना ही एक तरह से, जितना ही ये इलेक्ट्रोड की डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी उतना ही करंट को फ्लो होने में दिक्कत होगी। तो हम सबसे पहला फैक्टर कह सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है डिपेंड्स करता है सेपरेशन बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ द सेल्स। ये जो प्लेट्स लगी हुई हैं इन पे डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ये सेपरेशन ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ओके, अब दूसरा जो फैक्टर है वो है प्लेट्स एरिया। जो प्लेट्स हमने ले रखी हैं, जो इलेक्ट्रोड जो है प्लेट्स के फॉर्म में है, उस पर भी डिपेंड करता है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है, अब आप सोचो कि ये जो प्लेट्स का एरिया है इसको अगर आप इंक्रीज़ कर दोगे, जो ये 2 प्लेट्स हैं सेल्स के, इनका एरिया अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो जो करंट फ्लो हो रही है इनके बीच में, वो करंट के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, करंट ईजिली फ्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चार्ज है, चार्ज को ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाएगा, तो वो कहीं पे भी इस पे चार्ज पे उसका कनेक्शन हो जाएगा और वो उधर फ्लो कर सकता है। तो जो चार्ज फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, एक तरह से उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कम हो जाएगा, वो ईजिली फ्लो कर पाएगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो जैसे ही आप एरिया बढ़ाओगे प्लेट का, तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। ये आप याद रखोगे। सेकेंड पॉइंट सिंपल है। एरिया का मतलब क्या है, एरिया ऑफ प्लेट का, अगर एरिया ऑफ प्लेट आपने बढ़ाया है, जो चार्ज फ्लो कर रहे हैं इधर उधर, उसको ज़्यादा एक तरह से सरफेस एरिया मिल जाएगा, वो ईजिली जाके फ्लो कर सकते हैं। यदि एरिया सरफेस एरिया कम होता तो उसको फ्लो होने में दिक्कत होती। मतलब वो जो नेगेटिव जो हमने कैथोड एनोड बताया था, वो जो प्लेट्स लगी हुई हैं, जब चार्ज एरिया कम हो जाएगा तो वो चार्ज वहाँ पे जा नहीं पाएगा। जितना ज़्यादा एरिया होगा वो चार्ज वो वहाँ पे ईजिली फ्लो हो पाएगा। जब ईजिली फ्लो होगा तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट आप याद रखोगे। यदि एरिया ऑफ द प्लेट जो होगा, प्लेट एरिया जो इलेक्ट्रोलाइट में डीप किया गया है, यदि वो एरिया बढ़ जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो हम कह सकते हैं इट इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इट इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लेट्स एरिया डीप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट्स। थर्ड पॉइंट्स क्या है, ये डिपेंड्स करता है टेम्परेचर पे भी। यदि आप इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। कैसे कर जाएगा,
अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो आयंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आयोनाइज हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो जैसे ही चार्ज आएगा तो उस चार्ज को फ्लो होने में एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा, उस एक फ्लो होने में एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। जब चार्ज नहीं फ्लो हो पाएगा तो हम कहेंगे चार्ज के अगर इजीली फ्लो होगा तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, कम है। जब चार्ज को फ्लो होने में डिफ़िकल्टी होती है तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो वही बात यहाँ पे भी है, जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे ढेर सारे आयन वहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। जब चार्ज फ्लो होगा तो कोलिजन होने लगेगा। तो जब चार्ज ईजिली फ्लो नहीं कर पा रहा है तो हम कहेंगे कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, तो ये 3 फैक्टर हैं, आप याद रखना, बोर्ड में आप पूछे जाते हैं। पहला पहला तो मैंने आपको बताया कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सेपरेशन के। जो दो प्लेट्स हैं उनका बीच का अगर डिस्टेंस आप बढ़ाओगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि एरिया जो प्लेट है, प्लेट का अगर एरिया आप इंक्रीज करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, डाउन कर जाएगा। डाउन कर जाएगा मतलब कम हो जाएगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ द प्लेट्स के। और थर्ड पॉइंट क्या था, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन। तो टेम्परेचर जैसे ही आप बढ़ाओगे तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये 3 फैक्टर हैं जिस पे हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब जो हम अगला पढ़ेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में V इक्वल टू ई माइनस आई आर हमने पढ़ा था, उसी इक्वेशन से हम एक करंट के लिए एक अलग रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर हम आगे देखते हैं। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, एक फार्मूला देखा था V इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो इससे कुछ और भी रिलेशन मिलते हैं, उस फार्मूले को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक एक टर्म है क्या। V क्या था, टर्मिनल वोल्टेज। ई क्या था, ईएमएफ। आई जो करंट फ्लो हो रही है, और आर है इंटरनल रेजिस्टेंस। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज वो चीज़ होता है जब करंट ड्रॉन की जाती है। जब सेल से करंट किसी एक्सटर्नल सर्किट को दिया जाएगा तो जो टर्मिनल के बीच में वोल्टेज होगा उसको हम बोलते हैं, उस उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। और ई क्या होता है, ईएमएफ। ये आपको मालूम है कि जब वही सेल्स से अगर हम करंट नहीं फ्लो होती है तो उस टाइम के बीच जो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। और इंटरनल रेजिस्टेंस आप जानते हो, आपको अभी बताया। और आई जो सेल से करंट पास हो रही है। तो अगर हम एक तरह से डायग्राम बना के समझने की कोशिश करें तो ये हमने सेल्स बनाया, सेल्स के बगल में हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को, और ये हमने एक एक्सटर्नल सर्किट इससे कनेक्ट कर दिया। अब जो करंट हमने इधर से ड्रॉन कर लिया, तो और एक्सटर्नल सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगा है उसका जो रेजिस्टेंस हमने सपोज किया है आर, ये है स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस। और ई ई जो है ईएमएफ है बैटरी का, और आई करंट हमने ड्रॉन किया है। तो जो हमने रिलेशन इसी तरीके से इस इन सब का रिलेशन के भी जो था रिलेशन वो हमने फाइंड किया था। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ये इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब आप करंट ड्रॉन करते हो तो जो सेल्स के बीच के जो टर्मिनल होते हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। और ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल का ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन जब उस कंडीशन में जब करंट ड्रॉन नहीं करते हो। तो यहाँ पे हमको अलग अलग रिलेशन यहाँ से अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें तो आप बताओ कि V इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर। क्यों, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज इन दो पॉइंट हैं A और B, इसके बीच का है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो इस एक्सटर्नल सर्किट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आई करंट ड्रॉन हो रही है तो यहाँ से हम एक रिलेशन लिख सकते हैं V इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, अब ये V इक्वल टू आई इंटू आर की वैल्यू हम उधर पुट कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, देखते हैं।
V इक्वल टू आई इंटू आर। तो जब V इक्वल टू आई इंटू आर हमें इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आई इंटू आर इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। तो यहाँ से सॉरी ये स्मॉल आई है, तो यहाँ से ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। जब यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ई अपॉन आर प्लस आर। ये एक रिलेशन है करंट का, जो बैटरी से करंट ड्रॉन की जा रही है, बैटरी करंट जो दे रहा है, तो उसके बीच में रिलेशन ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या होगा, आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में वो सिंपली वैल्यू दिया रहता है और आपसे करंट पूछ लेता है सेल्स के थ्रू जो ड्रॉन की जा रही है, तो इस फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हो आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। और एक और अगर हम रिलेशन फाइंड करें तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, हमारा है v इक्वल टू सेकेंड v इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। यहाँ से हम लिख सकते हैं r इक्वल टू हम लिख सकते हैं e माइनस वी अपॉन आई। बिल्कुल लिख सकते हैं हम r इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई। देखो यहाँ से इधर लेके आए तो ये हो जाएगा r इक्वल टू वी माइनस आई वी ई माइनस वी अपॉन आई। तो यहाँ से r इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं e माइनस वी अपॉन आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं v अपॉन आर। यही तो लिख सकते हैं आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो यहाँ पे अगर हम आई इक्वल टू वी अपॉन आर लिखें और इसी को थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर दें, आर को ऊपर ले जाएं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, तो हमारा ये एक रिलेशन बन जाएगा ई अपॉन वी माइनस वन। ये हमारा रिलेशन एक तरह से हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में। इंटरनल रेजिस्टेंस आप समझ रहे होगे, बैटरी का जो एक रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर इंड्यूस्ड हुआ, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो लोड जो आप सर्किट के अंदर आप लगा रहे हो लोड, ठीक है, वो है हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमने दो रिलेशन फाइंड कर लिए। इससे आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप याद रखोगे। और एक जो हमने फाइंड किया है आर इक्वल टू आर इंटू ई अपॉन वी माइनस वन। ये दोनों रिलेशन हमने बस v इक्वल टू आई इंटू आर, जो टर्मिनल वोल्टेज था उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने ओम्स लॉ से आई इंटू आर कर दिया। क्यों, करंट से आई करंट डाउन हो रही थी और हमको एक्सटर्नल सर्किट गिवन रहता है, आर दिया हो रहता है, तो उससे हमने ये वैल्यू फाइंड करके, ये वैल्यू पुट करके दो रिलेशन फाइंड कर दिया कि सर्किट जो सेल से करंट ड्रॉन होगी वो ई अपॉन आर प्लस आर हो जाएगी, और सर्किट इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन होगा वो आर इक्वल टू आर इंटू ई अपॉन वी माइनस वन होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। उससे पहले हम एक और कंडीशन देख लेते हैं, जिसमें कि ये है कि ये लिखा रहता है कि अभी करंट ड्रॉन की जाती है। कहने का मतलब अभी जो कंडीशन हमने जो ये फॉर्मूला पढ़ा है v इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर, इसमें आप देख रहे हो कि करंट सेल से मतलब सेल जो है करंट ड्रॉन की जा रही है, बैटरी करंट दे रहा है किसी भी एक्सटर्नल सर्किट को। यदि इसका मतलब है कि डिस्चार्जिंग हो रही है, मतलब ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया, ये किस केस में किया था, डिस्चार्जिंग के केस में हमने डिराइव किया था। हम कह सकते हैं डिस्चार्जिंग हो रही है। यदि चार्जिंग हो, बैटरी चार्ज होने लगे, चार्जिंग के केस में क्या होगा, चार्जिंग के केस में हमारा ये रिलेशन क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ के बीच में, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है
ये वाला केस। इस तरीके से अगर सर्किट ड्रॉन हो, जैसे यहाँ पे आपको देखो ये लोड लगा हुआ है किसी एक्सटर्नल सर्किट से, अब बैटरी को आप चार्ज कर रहे हो, करंट जो है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रही है, तो हमारा रिलेशन क्या होता है, सिंपली उसी तरीके से हम किरचॉफ लॉ के थ्रू हम इस रिलेशन को भी प्रूफ कर सकते हैं। जो रिलेशन हमको मिलता है वो होता है V इक्वल टू ई प्लस आई आर। जब डिस्चार्जिंग हो रही थी तो हमारा रिलेशन क्या था, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब जब यही चीज़ चार्ज हो रही है, बैटरी को आप करंट सप्लाई कर रहे हो, अब तक क्या था, V इक्वल टू ई माइनस आई आर से बैटरी से आप करंट ले रहे थे लोड पे, अभी आप बैटरी को करंट दे रहे हो, चार्ज कर रहे हो, तो हमारा क्या रिलेशन होगा इसमें। इस केस में देखो क्या होगा कि यहाँ से अगर हम इस टर्मिनल को, इस पॉइंट को अगर हम ए कंसीडर किए और इस पॉइंट को हम बी कंसीडर कर रहे हैं, आई करंट इसके अंदर फ्लो हो रही है, सिंपली आप अप्लाई कर दो किरचॉफ लॉ। वी ए लिखोगे, यहाँ से वी ए लिखोगे। अब प्लस से माइनस, हायर से लोअर जा रही है, तो यहाँ पे माइनस ई लिखोगे। करेंट प्लस पोटेंशियल डिफरेंस लोगे तो ये वाला जो है हायर पोटेंशियल होगा, मालूम है पॉजिटिव टर्म में, ये लोअर पोटेंशियल। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे यहाँ पे लोअर माइनस हायर, तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस ई, माइनस ई। ओके। अब रजिस्टेंस, जो इंटरनल रजिस्टेंस की में जो करंट फ्लो हो रही है, तो इंटरनल रजिस्टेंस में भी क्या है, करंट कैसे फ्लो होती है, हायर से लोअर फ्लो होती है, तो इनका भी डिफरेंस जब आप फाइंड करोगे तो ये निगेटिव आएगा। कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ से आई करंट फ्लो हो रही है, रजिस्टेंस की वैल्यू कितना गिवन है, आर गिवन है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस आई इंटू आर। अब फाइनली ये कितना है, इक्वल टू वी वी, तो ये कितना आ जाएगा, वी ए माइनस वी वी इक्वल टू ई प्लस आई आर। तो ये आपका कितना, क्या रिलेशन आ जाएगा, V इक्वल टू ई प्लस आई इंटू आर। ये आपका रिलेशन फाइंड हो जाएगा जब बैटरी चार्ज होगी, आप बैटरी को करंट दोगे। डिस्चार्जिंग केस में क्या था, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब जो ये रिलेशन हमको मिला है V इक्वल टू ई माइनस आई आर, इसमें जो जो टर्म है एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। अगर जो मैंने आपको बताया था, करंट ड्रॉन नहीं होगी, अगर बैटरी से आप करंट नहीं ड्रॉन कर रहे हो, आई इक्वल टू जीरो को कर दोगे, तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वी किसके बराबर हो जाएगा, ई एम एफ के, है ना। तो एक एक चीज़ इस फॉर्मूले से क्लियर है कि ई एम एफ क्या होता है, किसी भी सेल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कांस्टेंट होता है। जब भी आप मार्केट से परचेज करके ले आओगे, सेल्स ले आओगे, तो उसका ईएमएफ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चेंज क्या करेगा, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा, हमेशा करंट पे डिपेंड करता है। यदि करंट पे डिपेंड करेगा, है ना, करंट, और वो जो एक्सटर्नल सर्किट है उस पे डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से जो हमारी जो कांस्टेंट वैल्यू एक तरह से क्या होती है, ईएमएफ होती है। और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, किस पे, वो डिपेंड करेगा करंट पे। और अभी आपको बता दिया, जो चार्जिंग के केस में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई प्लस आई इंटू आर। ये एक मतलब जो हमने लास्ट लेक्चर में जो डिफाइन किया था, जो एक रिलेशन फाइंड किया था V इक्वल टू ई माइनस आई आर से, वो हमने क्लियर कर दिया। अब जो हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, उसको हम देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो जो कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स होते हैं, आपको मालूम है कि आपने रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी पढ़ रखा है। जैसे उसमें सीरीज कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है, वैसे यहाँ पे भी सेल्स में भी सीरीज कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है। तो सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में हम स्टार्ट करते हैं इन सीरीज कनेक्शन। इन सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में शोन है, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, बुक में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि सेल का सीरीज कनेक्शन कैसे होता है। सेल के सीरीज कनेक्शन में जब आप यहाँ पे आप देख रहे होगा, अगर नेगेटिव पोल बैटरी है, अब इसका ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, जो सेल्स है उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जब नेगेटिव टर्मिनल जो है, नेगेटिव पोल जो है फर्स्ट सेल का दूसरे सेल के
पॉजिटिव दूसरा जो सेल है उसके पॉजिटिव पोल से कनेक्ट होगा। फिर इसी तरीके से कंटिन्यूअस एक सीरीज बनती जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, इस तरीके से जो सेल का कनेक्शन होगा, ऐसे सेल को कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन। ठीक है, बात समझ में आई बेटा आपको कि ऐसे कनेक्शन को हम क्या कहेंगे, सीरीज कनेक्शन, जिसमें जो सेल्स के नेगेटिव पोल दूसरे सेल के पॉजिटिव पोल से, फिर दूसरा सेल का नेगेटिव पोल तीसरे सेल के पॉजिटिव पोल से कनेक्ट रहेगा। तो इस तरह के कनेक्शन में आपको फाइंड क्या करना रहेगा, अगर ये जो कनेक्शन आपको दिख रहा है इसी डायग्राम में आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड करना रहेगा और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना रहेगा। ओके, तो इसमें हम अगर आप देखें तो एक 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 इन सब को हटा के एक अलग से हम बैटरी यूज़ करें और इनको हटा के एक अलग से इंटरनल रेजिस्टेंस यूज़ करें, और तो हम इस सेल्फ जो यूज़ कर रहे हैं उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या होगा, देख रहे हो रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। तो सीरीज में जब कनेक्ट रहेगा तो हम सीरीज में कनेक्ट रहेगा, तो सीरीज में कनेक्ट रहता है तो कोई भी रेजिस्टेंस, तो उसका आप फार्मूला पढ़ चुके हो ऑलरेडी। क्या होता है, जैसे सीरीज का फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। तो यहाँ पे जो कनेक्शन दिख रहा है आपको R है, इंटरनल रेजिस्टेंस जितना भी सेल्स का है वो क्या है, सेम है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमने कंडीशन ले ली कि n सेल्स हैं तो उसका n रेजिस्टेंस भी होगा, तो इफेक्टिव या इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, इफेक्टिव या इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, n इंटू आर। ओके, इसी तरीके से जो सेल्स हैं उसका एक इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ आपका हो जाएगा n इंटू ई, है ना। इसकी जगह हम क्या n नंबर ऑफ सेल्स यूज़ किए हैं, तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा इन सबको एक तरह से रिप्लेस करके जो हम सेल्स यूज करेंगे उसका जो ईएमएफ आएगा वो n इंटू ई आएगा। तो अब हम करेंट ड्रॉन ईजिली फाइंड कर सकते हैं। जो सेल से अगर जो हमने सेल यूज़ किया हुआ है, इन सारे सेल को रिप्लेस करके हमने जो ये सेल यूज़ किया है जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ n इंटू ई हमने फाइंड कर लिया और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस n इंटू आर, तो फॉर्मूले से हम करेंट ड्रॉन उससे हम फाइंड कर सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, n इंटू ई अपॉन n इंटू आर प्लस आर। यही तो हमने अभी लास्ट लेक्चर में यही तो फॉर्मूला डिराइव किया था कि यदि बैटरी का ईएमएफ हमें फाइंड है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड है, तो हम और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमको गिवन ही रहेगा, जो आप लोड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, I इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। तो यहाँ पे n इंटू ई था इक्विवेलेंट ईएमएफ, जो हमने जो रिप्लेस करके इसको रिप्लेस करके जो हमने एक फाइंड किया था n इंटू ई, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, n इंटू आर। तो हम ये एक रिलेशन फाइंड कर लेंगे सीरीज कनेक्शन के लिए। ओके, तो आगे जब हम इसको देखते हैं कुछ कंडीशन, एक सबसे पहले कंडीशन हम देख लेते हैं जो हमने फार्मूला फाइंड किया, I इक्वल टू n इंटू ई अपॉन n इंटू आर प्लस आर। तो सबसे पहला केस क्या होगा, यदि पहले केस की हम बात करें तो यदि बैटरी का जो रजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, बैटरी में जो एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ध्यान से समझो, जो आपने लोड लगा हुआ है उसकी वैल्यू बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है, तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये बहुत ज़्यादा है, तो ये वाले टर्म को हम नेगलेक्ट कर दें, तो हमारा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू ई अपॉन आर। तो यहाँ पे देखो कि करंट क्या होती है, n टाइम्स बढ़ेगी। आपने n सेल्स यूज़ कर रखा है, पहली कंडीशन क्या है, n सेल्स यूज़ कर रखा है और जितने भी सेल्स यूज़ कर रखे हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। जो आपने अप्लाई कर रखा है एक्सटर्नल लोड उसके रेजिस्टेंस उसके रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में वो क्या है, वैल्यू बहुत कम है। इंटरनल रेजिस्टेंस कम है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा, तो हमको ये रिलेशन मिलेगा I इक्वल टू एन ई अपॉन आर। क्यों, एन आर को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि बहुत कम था।
तो अब क्या करेंगे, जो ये रिलेशन मिला है इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, आप जितना सेल्स यूज करोगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करोगे, तो करंट हमारी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, इससे हमने ये फाइंड किया। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, अब रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया N इंटू आर से, तो अब क्या हो जाएगा, अब जो हमको रिलेशन मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, आर बहुत ज़्यादा है, तो अब जो हमको रिलेशन मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जब हम वैल्यू को पुट करेंगे, सॉरी NR नहीं, वो तो हमने देख लिया था दूसरे वाले कंडीशन में, यदि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, दूसरे का वाले केस में, पहले वाले केस में हमने देखा था कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जो आपने लोड अप्लाई किया हुआ है उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, तो करंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा था जब आपने जो सेल कनेक्ट किया है। दूसरे वाले केस में हम देखेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तब करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये जो है इसको इग्नोर कर देंगे, तो आपका आएगा एन इंटू ई अपॉन एन इंटू आर, तो यहाँ से एन कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा ई अपॉन आर। तो ध्यान देने वाली बात है, ये समझो कि आपने नंबर ऑफ सेल एन सेल यूज़ कर दिया, लेकिन वो जो एन का फैक्टर था वो क्या हो गया, हमारे फॉर्मूले में है ही नहीं। मतलब यदि बैटरी आपने जो बैटरी या सेल जो आपने सर्किट के अंदर यूज कर रखी है, यदि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको सीरीज़ में कनेक्ट करने का। सीरीज़ में कनेक्ट करोगे तो वो, अगर आपने एक सेल जो यूज़ किया है उसका जितना में करंट होगी, एन सेल आप यूज़ करोगे तो उसमें भी उस सर्किट में उतनी ही करंट ड्रॉन होगी। ओके, तो ये दो कंडीशन थी जो हमने, अगर सीरीज़ में ये देखा कि सीरीज़ कनेक्शन किसको कहते हैं, यदि किसी भी सेल्स का नेगेटिव टर्मिनल, किसी भी सेल्स का नेगेटिव टर्मिनल, किसी भी सेल्स का जो नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, तो इसको हम कहेंगे सेल का सीरीज कनेक्शन। तो इसमें हमने देखा जो फार्मूला डिराइव किया था इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, अगर जो कनेक्शन कर देंगे तो उसमें जो सेल्स होगा उसके थ्रू जो करंट पास करेगी वो हमने निकाल दिया था, एन इक्वल टू, बोलो एन ई अपॉन एन आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। फिर हमने दो कंडीशन देखी, पहली कंडीशन में देखा कि यदि इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का कम है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो हमने देखा था आई इक्वल टू, हमको क्या मिला था, एन ई अपॉन आर। इसमें हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि जितना ही ज़्यादा आप सेल यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा करंट आपको स्ट्रांग मिलेगी। और दूसरा हमने देखा था कि इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो हमको ये वैल्यू मिलेगी ई अपॉन आर। इसका मतलब ये है कि एन का फैक्टर है नहीं, तो जो करंट आपको एक सेल से ड्रॉन होके मिल रही थी उतनी ही करंट आपको एन सेल से मिलेगी। मतलब कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा यदि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अगर आप उनका सारा कनेक्शन आपने सीरीज में कर रखा है। ओके, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन हम देखते हैं, पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है सेल्स का, कुछ इस तरीके से होता है, आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये है पैरेलल कनेक्शन। इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जितने भी सेल्स हैं उनका पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल एक तरफ कनेक्ट है। तो ऐसे जो कनेक्शन होते हैं इनको हम सेल्स का पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। तो इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जितने भी जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्ट है। तो पैरेलल का हमको फॉर्मूला मालूम है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1 सो ऑन। तो यहाँ पे n रेजिस्टेंस है, n सेल्स यूज किए हुए हैं, तो n इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो 1/r प्लस n/r हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू n/r हो जाएगा। तो यहाँ पे जो r की वैल्यू होगी, r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली r स्मॉल r है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, r/n। समझ रहे हो बात को। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का सेम है, तो 1/r इक्वल टू, इस तरीके से इक्विवेलेंट जब आप फाइंड करोगे इस सेल्स का इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करोगे, तो जो कनेक्शन है रेजिस्टेंस का क्या है, वो पैरेलल कनेक्शन है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कितना हो जाएगा, r/n
एन हो जाएगा। इसी तरीके से किरचॉफ लॉ के थ्रू जो इसका ईएमएफ होगा वो कितना हो जाएगा, एन इंटू ई हो जाएगा, एन इंटू ई। जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा उसका वो कितना हो जाएगा, एन इंटू ई हो जाएगा। तो जो हम अगर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट जो हमने इसको रिप्लेस करके जो सेल्स यूज़ किया गया है जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ एन ई आया है, और जो हम रेजिस्टेंस कितना आया था अभी बोलो, आर अपॉन एन आया है। तो अगर हम करंट देखें उसके थ्रू उस जो सेल्स है इक्विवेलेंट जिसका ईएमएफ ये है, तो करंट उसका कितना उसके थ्रू कितना ड्रॉन हो जाएगा, एन इंटू ई अपॉन एन प्लस आर, ये ड्रॉन होगा। ओके, ये है हमारा पैरेलल कनेक्शन के लिए जब हमने इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट जो इंटरनल रेजिस्टेंस है अगर वो हमने फाइंड कर लिया तो उसके थ्रू करंट कितनी ड्रॉन हो रही है हमने फाइंड कर लिया। अब एक एक इसमें भी कंडीशन हम देख लेंगे। यदि पहली कंडीशन हम देखें कि आर की वैल्यू क्या है, बहुत